नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज में। आपके साथ मैं हूं राजीव शर्मा। लेकर आए हूं देश और दुनिया भर की खबरें बिना किसी लाग लपेट के। आप बस अगले 60 मिनट तक बने रहिए मेरे साथ आंख कान खोल के। अफगानिस्तान से पाकिस्तान जाने के लिए बॉर्डर पर भारी भीड़ जमा हो गई। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट से ज्यादा खराब हालात पाकिस्तान के चमन बॉर्डर के पास हैं। यहाँ के स्पिन बोल्डाक बॉर्डर पर हजारों की संख्या में अफगानी नागरिक जमा हैं जो पाकिस्तान जाना चाहते हैं। अफगानिस्तान के काबुल में हालात लगातार खराब हो रहे। वहीं अब बैंकों के बाहर हजारों की भीड़ से हालत बदतर है। लोगों की संख्या बैंक और पासपोर्ट दफ्तर के बाहर घटने का नाम नहीं ले रही। अफगानिस्तान के पंजशीर इलाके में रेसिस्टेंस फोर्स को कड़ी ट्रेनिंग दी जा रही है। यहाँ जवानों को पानी के भीतर ट्रेन किया जा रहा ताकि तालिबान को करारा जवाब दिया जा सके। अफगानिस्तान में काबुल एयरपोर्ट के बाहर जमा भीड़ को हटाने के लिए पानी की बौछार का इस्तेमाल किया गया। यहाँ तालिबानी लड़ाके लगातार अफगानी लोगों को हटाने में जुटे हैं। अफगानिस्तान में कई इलाकों के लोग तालिबान के खिलाफ लड़ाई के लिए एकजुट हो रहे हैं। इसके लिए लोग अलग अलग गांवों में अंद्राब रेजिस्टेंस फोर्स में शामिल होने के लिए पहुंच रहे हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर में कुख्यात तालिबान कमांडर पीर आगा को देखा गया है। पीर आगा टॉप तालिबान कमांडर है जिसने नांगनहार और कुनार में विरोधी सेना को हराने में अहम भूमिका निभाई। पंजशीर में पीर की मौजूदगी इस बात का संकेत है कि तालिबान पंजशीर को अब हल्के में नहीं ले रहा। ईरान से लगती सीमा पर तुर्की की ओर से दीवार का निर्माण किया जा रहा है। तुर्की अपनी सीमा में अफगानिस्तान के शरणार्थियों को प्रवेश नहीं देना चाहता। ईरान की सीमा पर बनने वाली दीवार 295 किलोमीटर लंबी है। पाकिस्तान में राज्य युवा संसद कार्यक्रम के दौरान तालिबान और खालिस्तान का झंडा एक साथ फहराया गया। इस दौरान यहाँ हजारों की संख्या में लोग जमा थे। तालिबान ने 140 सिख तीर्थयात्रियों को भारत जाने के लिए काबुल हवाई अड्डे में प्रवेश करने से रोक दिया। सिख गुरु तेग बहादुर जी की 400वीं जयंती समारोह के लिए भारत जा रहे थे। इसके बाद सिख समुदाय ने तालिबान से जाने की सुविधा देने की अपील की। अफगानिस्तान से जर्मनी के बर्लिन पहुंचे अफगानी शरणार्थियों के बच्चे पहली बार खुलकर मस्ती करते दिखाई दिए। यहाँ अफगानी बच्चे फुटबॉल खेलकर जमकर लुत्फ उठा रहे हैं। तालिबान ने काबुल में अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति हामिद करजई को नजरबंद कर दिया है। ऐसी रिपोर्ट है कि अफगानिस्तान के पूर्व विदेश मंत्री और राष्ट्रीय सुलह परिषद के अध्यक्ष अब्दुल्ला को भी उनके घर में नजरबंद कर दिया गया है। बड़ी खबर, तालिबान ने इन दोनों बड़े अफगान नेताओं की सुरक्षा को भी हटा लिया है। ये दोनों नेता तालिबान के साथ सरकार बनाने की बातचीत में भी शामिल थे। खबर है कि तालिबान ने इन दोनों नेताओं की कारों को भी जब्त कर लिया है। ऐसे में हामिद करजई और अब्दुल्ला इस समय पूरी तरह से तालिबान की दया पर आश्रित हैं। इससे पहले तालिबान ने बुधवार को अब्दुल्ला के घर की तलाशी भी ली थी। हालांकि तालिबान ने अफगानिस्तान पर शासन करने वाली अपनी 12 सदस्यीय टीम में करजई, अब्दुल्ला और तालिबान के सह संस्थापक अब्दुल गनी बरादर को शामिल किया था। लेकिन अब तालिबान ने ही अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति को नजरबंद कर दिया है। यानी अब दोनों नेता तालिबान के रहमो करम पर आ गए हैं। अफगानिस्तान के पंजशीर को छोड़ सभी इलाके तालिबान के कब्जे में हैं। दरअसल पंजशीर में अफगानिस्तान के कार्यवाहक राष्ट्रपति अमरुल्लाह सालेह की अगुवाई में नॉर्दर्न अलायंस के लड़ाके तालिबान से जंग छिड़े हुए हैं। 3 तस्वीरें आपके सामने इस वक्त। हालांकि इस बीच खबर यह आ रही है कि तालिबान और पंजशीर के प्रतिनिधियों के बीच परवान प्रांत की राजधानी चारीकार में बातचीत हुई है। इस दौरान दोनों गुट एक दूसरे पर हमला नहीं करने पर सहमत हुए हैं। इससे पहले नॉर्दर्न अलायंस से मिल रही कड़ी टक्कर के बीच तालिबान के आतंकी पंजशीर प्रांत के बजरक शहर पहुंच गए। वो बजरक शहर के पास अपने साथ हथियारों के अलावा रसद भी लिए हुए हैं। यानी बड़ी जंग के लिए तालिबानी तैयार दिखे। तो दूसरी तरफ पंजशीर में अफगानिस्तान समर्थकों ने तालिबान की नाक में दम कर रखा है।
लेकिन अब पंजशीर में तालिबान नहीं घुसेगा क्योंकि अहमद मसूद के लड़ाकों के साथ सीज फायर पर सहमति बन गई है। तालिबान की ओर से बातचीत की अगुवाई मौलाना आमिर खान मुक्तई कर रहा है और तालिबान की ओर से इस बातचीत को अमन जिरगा नाम दिया गया है, यानी पंजशीर के लिए फिलहाल जंग रुक गई है। अफगानिस्तान के सबसे बड़े मीडिया हाउस टोलो न्यूज के रिपोर्टर जियार खान की मौत की खबर दिन भर खूब सोशल मीडिया पर वायरल हुई। कई मीडिया हाउस ने भी इस खबर को कवर किया और जियार की मौत पर दुख जताना शुरू कर दिया, लेकिन कुछ घंटे बाद पता चला कि जिस रिपोर्टर की मौत का दावा किया जा रहा था वो जिंदा है। जियार ने खुद ट्वीट कर बताया कि मैं घायल जरूर हूं लेकिन मेरी मौत नहीं हुई है। टोलो न्यूज के पत्रकार जियार खान अफगानिस्तान के हालातों को बारीकी से कवर कर रहे हैं। बुधवार को साथी कैमरामैन के साथ काबुल में गरीबी और लोगों की हालत पर कवरेज कर रहे थे। अचानक तालिबान के कुछ लड़ाके एक कार पर सवार होकर वहां पहुंचे और उनके साथ मारपीट शुरू कर दी। हथियारबंद तालिबानियों ने उनका कैमरा तोड़ दिया, फोन छीन लिया और बुरी तरह पीटा। इस घटना में जियार खान बुरी तरीके से घायल हो गए। उधर अफगानिस्तान से बड़ी खबर यह आ रही है कि इटली के विमान पर यहां पर फायरिंग की गई है। 100 अफगानी नागरिकों को लेकर जा रहा था ये विमान को कोई नुकसान नहीं पहुंचा है। सूत्रों के हवाले से खबर, इस विमान में, इटली के विमान में 100 अफगानी मौजूद थे। इसके ऊपर फायरिंग की गई है। पिछले कुछ दिनों से तालिबान लगातार उन अफगानियों पर फायरिंग कर रहा है जो देश छोड़कर जाने की कोशिश कर रहे हैं। इसके जरिए तालिबान ये दिखाना चाहता है कि अफगानिस्तान में अमन चैन है, अफगानिस्तान के लोग अफगानिस्तान छोड़कर नहीं जा रहे हैं। उधर पाकिस्तान के बड़बोले गृह मंत्री शेख रशीद अफगानिस्तान में तालिबान राज से काफी उत्साहित हो गए हैं और उन्होंने भारत के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर दिया है। रशीद ने कहा कि तालिबान के अफगानिस्तान में कब्जे के बाद भारत की बेचैनी स्वाभाविक है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया ने देखा कि तालिबान के सत्ता में आने से भारत शोक में डूब गया। सफ़े मातम बिछी हुई है, उसका सारी दुनिया को एहसास है और वो गाड़ियों में जिस तरह बैठ के इंडियन जा रहे हैं, जिस तरह जहाज़ में जा रहे हैं, जिस तरह उनकी सफ़े मातम बिछी हुई है, उनके चेहरों पे शिकस्त लटक रही है, इसका सारा क्रेडिट जो है मेरा ख्याल है पाकिस्तानी कौम को, अदारों को, और जिन्होंने 20 साल इनका मुकाबला किया। मैं तो 40 साल समझता हूँ। 40 साल हम कीमत अदा कर रहे हैं। वो ब्रिटिश से लड़े, वो सिखों से लड़े, वो रशियन से लड़े, वो अमेरिकन से लड़े, और पाकिस्तान अफगानिस्तान में अमन, सुकून और सलामती का हामी है, क्योंकि इसमें हमारी सलामती भी पोशीदा है। शेख रशीद कह रहे हैं कि पाकिस्तानी इदारों को इस सब का जो हक है वो जाना चाहिए। इदारे होती हैं संस्थाएं मतलब आईएसआई, यानी शेख रशीद इसको स्वीकार कर रहे हैं कि पाकिस्तान की आईएसआई का ये सारा खेल रचा हुआ था। भले वो पीठ थपथपा रहे हो, लेकिन पाकिस्तान अफगानिस्तान बॉर्डर पर जो हालात हैं उस तरफ शेख रशीद का ध्यान नहीं है, क्योंकि स्पिन बोल्डाक बॉर्डर पर ऐसा लग रहा है जैसे दो देशों का यहाँ पर बंटवारा हो, क्योंकि हजारों की तादाद में अफगानी अफगानिस्तान से पाकिस्तान के अंदर जाने की जद्दोजहद में है। पाकिस्तान के चमन बॉर्डर पर भी बड़ी तादाद में अफगानी पाकिस्तान में दाखिल होने की कोशिश में हैं। 15 अगस्त को काबुल पर तालिबानी कब्जे के बाद पाकिस्तान आने वाले अफगानियों की तादाद 4 गुना बढ़ गई है। ऐसे में अगर पाकिस्तान को अफगानियों की चिंता है तो अपने बॉर्डर पर इन परेशान अफगानियों के लिए दरवाजे क्यों नहीं खोल रहा है, जो भूखे प्यासे करीब 10 दिनों से तालिबान के डर से वहां पर मौजूद हैं। पाकिस्तान तालिबानी आतंकियों को शरण दे सकता है, लेकिन क्या बेकसूर अफगानियों के लिए बॉर्डर नहीं खोल सकता? शेख रशीद जैसा बड़बोला इंसान केवल इतना ही कर सकता है कि वो अपने इदारों के लिए, संस्थाओं के लिए कसीदे गढ़ सकता है, लेकिन इनके लिए कोई कदम नहीं। उधर तालिबान ने पाकिस्तान से अपनी नजदीकियों की बात कबूल कर ली है। तालिबानी प्रवक्ता जबीउल्लाह मुजाहिद ने पाकिस्तानी न्यूज चैनल से बातचीत में कहा कि पाकिस्तान तालिबान के लिए दूसरे घर जैसा है। जबीउल्लाह ने यह भी कहा कि अफगानिस्तान की सीमा पाकिस्तान से लगती है और धार्मिक आधार पर भी दोनों देशों के लोग एक दूसरे से घुले मिले हुए हैं, इसलिए हम पाकिस्तान से रिश्ते और मजबूत करना चाहते हैं। साथ ही ये भी कहा कि भारत के साथ भी अच्छे रिश्ते चाहते हैं। हमारी बस ये इच्छा है कि भारत अफगानी लोगों के हितों के हिसाब से ही अपनी नीतियां तय करे। तालिबान को लेकर भारत को सकारात्मक रुख अपनाने की नसीहत भी दी।
अफगानिस्तान की सत्ता पर फिर से काबिज तालिबान के साथ भारत कैसे संबंध होंगे, इस पर ऑल पार्टी मीटिंग दिल्ली में हुई। इसमें 31 दलों के 37 नेताओं ने 3.5 घंटे तक मंथन किया। हालांकि अफगानिस्तान से संबंध कैसे रहेंगे, इस पर अभी साफ नहीं हो पाया। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने कहा कि अफगानिस्तान में हालात ठीक नहीं है, भारत वेट एंड वॉच की स्थिति में है। भारत अपने सारे कूटनीतिक स्टाफ को बुला चुका है और ऑपरेशन देवी शक्ति के जरिए लोगों को निकाला जा रहा है। We have under Operation Devi Shakti done 6 flights. The latest flights was this morning, which took off at 3 o'clock. We have brought back most of the Indians, but not all of them. There are still a few out there. Some of them could not make it for the flight yesterday. But definitely we will try and bring out everybody. We have also brought out some Afghan citizens who wanted to come to India at this point of time. We have tried to address many of the other issues, like by instituting an e-visa policy. So the overall sense was that government is very, very strongly committed to ensuring the full evacuation as soon as possible, and also saying that in terms of any international decisions which are made, any gatherings which are there, that our diplomacy, our role, our interests are recognized. We are in touch with many partners. There will be many more meetings in the coming days. I think some of you know, last 2 days, President Putin and Chancellor Merkel spoke to Prime Minister. There will be, I think, some other calls at his level. There are many other foreign minister calls at my level. So there will be a lot of activity on the Afghanistan front. But at the moment, as I said, our focus is on evacuation, and the government is doing everything to ensure that we bring back our people. अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि इस मुद्दे पर हम सरकार के साथ हैं। स्थिति हमने ब्रीफ किया है, इवैक्यूएशन का काम है वो कैसे कर रहे हैं वो ब्रीफ किया है। आप लोग संतुष्ट हैं भारत सरकार के काम से? ये संतुष्ट असंतुष्ट की बात नहीं है। बात यह है कि हमारा देश के हित के लिए, देश की सुरक्षा के लिए, हमारा नेशनल सिक्योरिटी के लिए सरकार को सचेत करना ये हमारा जिम्मेवारी होते हैं। जैसे कि मान लीजिए ये सर्वदलीय बैठक की जो बात हो रही है, ये बैठक की मांग हमारी तरफ से किया गए थे कि हमें एक सर्वदलीय बैठक बुलाना चाहिए। आज हमारी तरफ से ये भी मांग उठा था कि इस तरह की एक सर्वदलीय बैठक में कम से कम प्राइम मिनिस्टर साहब को उपस्थित रहना जरूरी था। ये बात उठ रखा गया था। इसका मतलब ये नहीं कि सरकार को घेरने के लिए, ये सरकार की खिलाफत करने के लिए, ये सरकार की सिर्फ आलोचना करने के लिए मैं खड़े हैं, ऐसा बात नहीं है। बात ये देश, हम और सरकार सबके देश है। हमारा सबके देश की हित, सबके देशवासियों की सुरक्षा, ये सबके लिए हमें चिंता करना जरूरी है। उधर दिल्ली में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। दिल्ली यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ दमदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस ने सरकार पर देश को बेचने का आरोप लगाया और पीएम मोदी के खिलाफ नारेबाजी की। गरीबों की बात करके उद्योगपतियों को फायदा में सरकार उत्तराखंड के देहरादून में कांग्रेस विधायकों ने महंगाई के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। इस मौके पर कांग्रेस विधायक साइकिल पर सवार होकर विधानसभा पहुंचे और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उत्तर प्रदेश में गाजियाबाद के थाना कोतवाली इलाके में जमीन विवाद में 2 पक्षों में जमकर मारपीट हुई। दोनों पक्षों ने लाठी डंडे और पत्थर से एक दूसरे पर हमला बोल दिया। वीडियो वायरल होने के बाद पुलिस ने एक आरोपी को हिरासत में ले लिया। बिहार में नीतीश कुमार सरकार ने धार्मिक स्थलों को खोल दिया है। इसके बाद लोगों ने पटना के महावीर मंदिर में पूजा की। यहाँ मंदिर गेट पर सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। साथ ही लोगों से सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करवाया जा रहा है। वियतनाम में एक परिवार बड़े हादसे का शिकार होते होते बच गया। यहाँ खाना खाने के दौरान छत पर लगा पंखा अचानक नीचे गिर पड़ा। गनीमत रही कि इस हादसे में किसी को चोट नहीं लगी।
पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद हिंसा मामले में सीबीआई ने 9 मामले दर्ज किए। सूत्रों के अनुसार सीबीआई की सभी 4 इकाइयां कोलकाता से अपने दलों को संबंधित अपराध स्थलों पर भेज रही हैं। सुप्रीम कोर्ट ने निलंबित आईपीएस अधिकारी जीपी सिंह को बड़ी राहत देते हुए उनकी गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। अधिकारी के खिलाफ छत्तीसगढ़ सरकार ने राजद्रोह और आय के अज्ञात स्रोतों से अधिक संपत्ति अर्जित करने के 2 आपराधिक मामले दर्ज कराए थे। उत्तराखंड में पौड़ी के लैंसडोन इलाके में एक कार 500 मीटर गहरी खाई में गिर गई। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, वहीं एक शख्स गंभीर रूप से घायल हो गया। यूपी की योगी सरकार ने पूर्व सीएम कल्याण सिंह के सम्मान के लिए कई अहम घोषणाएं की। इसके तहत राजकीय मेडिकल कॉलेज बुलंदशहर और सुपर स्पेशलिटी कैंसर संस्थान लखनऊ का नामकरण उनके नाम पर किया जाएगा। टीएमसी सांसद और बंगाली एक्ट्रेस नुसरत जहां मां बन गई। उन्होंने कोलकाता के एक निजी अस्पताल में बेटे को जन्म दिया। सोशल मीडिया पर नुसरत को फैंस बधाई दे रहे हैं। इसके साथ आंख कान खोल के हम वक्त छोटे से ब्रेक का जल्द हाजिर होते हैं।